हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से एक चैप्टर इस मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड का लेके आए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ और इसका एप्लीकेशन। बायोट-सेवर्ट लॉ की मदद से कैसे हम एक लॉन्ग एल लेंथ के करंट कंडक्टिंग वायर के कारण उसके विसिनिटी में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फिर एक सोलेनॉइड के संबंध में भी सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। एक सर्कुलर करंट के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे और फिर एम्पियर्स सर्किटल लॉ में भी इसी तरह से उन बिंदुओं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इस बीच में कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ से। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जिस तरह कूलॉम्स लॉ का इस्तेमाल करते थे, और यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति सिमेट्री हो तो उस स्थिति में गॉस लॉ का इस्तेमाल करते थे। एग्जैक्ट उसी तरह करंट के कारण किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम बायोट-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करते हैं और सिमेट्री की स्थिति में एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। यानी जिस तरह करंट इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिस तरह कूलॉम्स लॉ और गॉस लॉ, अब याद कीजिए कि एक चार्ज के कारण, मान लीजिए इस तरह का एक चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर क्यू से चार्ज है और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। तो कूलॉम्स लॉ से हम लोग निकालते थे E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था जिसमें K इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ से इस तरह निकालते थे और गॉस लॉ से निकालते थे कि इस चार्ज के चारों ओर एक इमेजिनरी पी पॉइंट पर निकालना है तो P को रेडियस मानकर इस तरह एक इमेजिनरी हम लोग स्फीयर लेते हैं और इस इमेजिनरी स्फीयर को गॉस सरफेस कहा जाता है। गॉस सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर यदि E इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो E इंटू इस गॉस सरफेस का एरिया यानी 4πr² इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड। इस सरफेस एरिया के अंदर टोटल चार्ज इंक्लोज्ड यानी दिस इज Q। तो E इज इक्वल टू दिस अपन 4πε0, सॉरी Q अपन 4π, ए गॉस लॉ है Q/4πε0। दिस इज E इज इक्वल टू Q/4πε0 r² एंड दिस इज इक्वल टू KQ, यहाँ स्मॉल नो कैपिटल Q, सॉरी KQ अपॉन r²। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी पॉइंट P पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो तरीकों से निकालते हैं। कूलॉम्स लॉ इसका मूल लॉ है। कूलॉम्स लॉ में किसी भी स्थिति में हम यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ के लिए सिमेट्री का होना जरूरी है, अर्थात एक सिमेट्री गॉसियन सरफेस का होना जरूरी है जहाँ से प्रत्येक से डिस्टेंस बराबर हो और जहाँ माना जा सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा
और इस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। हालांकि इसमें देखें गॉसियन कूलम्ब्स लॉ में कभी कभी निकालने में हमको इंटीग्रेशन का उपयोग करना पड़ता है, परंतु गॉस लॉ सिमेट्रिक कंडीशन में ही केवल गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इजी होता है। एग्जैक्ट इसी तरह यदि कोई करंट कैरिंग वायर हो, यदि कोई करंट कैरिंग वायर हो, आई वायर है, एल इसका लेंथ है, और किसी पॉइंट पी पर यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो इसके लिए जिस तरह उसमें कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, इसमें बायोट-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करते हैं। बायोट-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करते हैं और ये होता है इस वायर के कारण यदि बी पर तो मान लीजिए इस वायर का छोटा सा पार्ट डीएल है और आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पर डीवी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस इसका डिस्टेंस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करते हैं किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, और सिमेट्री की स्थिति में इसी तरह एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का इस्तेमाल करते हैं और एग्जैक्ट इसमें भी वही होता है कि एक हम सरफेस, इमेजिनरी सरफेस लेते हैं। मान लीजिए कि हमें डी दूरी पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो डी रेडियस का एक सिलेंडर इस तरह करते हैं जिसका लंबाई एल है, और इस सिलेंडर का सर्कमफेरेंस 2 पाई डी इंटू एल, सर्कमफेरेंस चारों तरफ। और यहाँ पर यदि मान लें मैग्नेटिक फील्ड बी है, दिस इज इक्वल टू टोटल मैग्नेट, इसके अंदर इंक्लोज्ड करंट इंटू म्यू, ये होता है ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और इसे बी हम निकालते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू 0/2 पाई और आई यहाँ डी एल दिस वे। तो इस तरह हम ये निकालते हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ से और इसका एप्लीकेशन से। अब मूल हम लोग टॉपिक पे आते हैं, बायोट-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, मान लीजिए इस तरह का एक करंट है और एक पॉइंट पी है। इस करंट का एक छोटा सा पार्ट डीएल ले लें और एक करंट का डायरेक्शन है यानी आई इंटू डी एल, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो इस छोटे से हम जानते हैं कि आई स्केलर क्वांटिटी है, डीएल लंबाई ही वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन हो गया। इस डायरेक्शन में आइडियल है, आर इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर बायोट-सेवर्ट लॉ के अनुसार डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर क्यू। देखिए यहाँ आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल वेक्टर है, आर क्रॉस 30। अब आईडीएल का डायरेक्शन इस तरफ है, आर का डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ पे
बिंदु P पर dB का डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए दो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है राइट थंब रूल, और राइट थंब रूल में जो करंट है, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को हम रखते हैं, अंगूठा को रखते हैं, और इस बाकी जो 4 फिंगर्स है इसको कर्ल करते हैं। तो कर्ल का जो डायरेक्शन होगा वही पॉइंट बी पर डीबी का डायरेक्शन होगा। दूसरा यह कि यानी पॉइंट डीबी पर, इसके कारण पॉइंट डीबी पर यह डायरेक्शन निकालें तो पॉइंट डीबी पर इस इनटू द बोर्ड डायरेक्शन होगा। दूसरा है कि एक राइट हैंड स्क्रू रूल लें और स्क्रू को करंट की दिशा में इस तरह का घुमाएं। जब इस तरह घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि इस स्क्रू का जो इधर का पार्ट है वो बोर्ड के अंदर चला जाता है और इस तरफ का पार्ट ऊपर आता है। यानी एक करंट कैरिंग वायर के राइट साइड में किसी भी बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अंदर की ओर होगा और लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, dB इज इक्वल टू दिस। ये बायोट-सेवर्ट लॉ से हम निकालते हैं। बायोट-सेवर्ट लॉ, इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो दिस इज μ0/4π IDL, मैग्नीट्यूड यदि निकालते हैं तो IDL R, दोनों के बीच मान लीजिए कि थीटा एंगल है, दिस R और करंट के बीच थीटा एंगल है, तो दिस इज साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई RQ। एक R कैंसिल हो जाएगा, यानी ये लिख सकते हैं μ0/4π IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई RQ। यानी बायोट-सेवर्ट लॉ में क्या होता है कि बायोट-सेवर्ट लॉ में dB यानी मैग्नेटिक फील्ड R यानी डिस्टेंस, इस वायर से जितना डिस्टेंस भी लेते हैं तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा dB करंट के करंट के प्रोपोर्शनल होता है। करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तीसरा dB LDL लंबाई पर, यानी लंबाई जितना ज़्यादा होगा यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, लंबाई पर डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स टू DL। और चौथा, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा पर डिपेंड करता है, यानी dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चलिए, ये सिंपल सी बात है, इस पर जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस पर कुछ बातें और स्पष्ट होंगी। इसमें एक चीज यहां देखा जा सकता है कि थीटा यदि 0 हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 हो या 180 डिग्री हो, थीटा 0 यानी अलोंग द वायर यदि कोई पॉइंट हो, यानी वायर पर ही कोई पॉइंट आगे हो या कोई पीछे हो, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो या 180 हो, उस स्थिति में साइन 0 या साइन 180 इज इक्वल टू 0, यानी dB इज इक्वल टू 0। तो किसी भी वायर के अलोंग द एक्सिस किसी पॉइंट पर यदि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वह 0 होगा। किसी वायर के अलोंग द एक्सिस पॉइंट पर यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वह 0 होगा, और इक्वेटोरियल किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो ये बायोट-सेवर्ट लॉ के अनुसार उसका मैग्नीट्यूड होगा।
और डायरेक्शन हम दो तरीके से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से और स्क्रू रूल से। अब इसके उपयोग पर हम चर्चा करें। एप्लीकेशन ऑफ, चलिए मिटा दें इसको। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। इसका अप्लाई करके, इस लॉ को अप्लाई करके 3 केस में, पहला केस मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू स्ट्रेट करंट या करंट इन ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ ड्यू टू स्ट्रेट करंट लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू ए करंट लूप और तीसरा बी इनसाइड ए सोलेनॉइड। ये 3 चीज हम निकालेंगे इसके एप्लीकेशन से। चलिए स्ट्रेट लाइन पर निकालते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे करंट फ्लो हो रहा है, ऊपर की ओर मान लीजिए हो रहा है जिस पे, या नीचे की ओर, किसी भी तरफ ले सकते हैं। नीचे सपोज नीचे करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसे डी डिस्टेंस पर सपोज एक पॉइंट पी है, डिस्टेंस डी पर। इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इस बिंदु से सपोज y दूरी पर एक dy छोटा सा बिंदु, और दिस वायर इज AB। वायर के दोनों एंड को पॉइंट P से हम मिलाते हैं। ऊपर के एंगल को सपोज दिस इज एंगल अल्फा एंड दिस एंगल सपोज बीटा। y डिस्टेंस पर dy एक स्लॉट लेते हैं छोटा सा, जैसे लंबाई में dl लेते थे उसी तरह dy लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये फाई एंगल बनाता है, ये एंगल फाई बनाता है, और ये जो छोटा सा स्लॉट ले लिए हैं इसमें, इस स्लॉट के कारण यह जो एंगल है दिस इज डी फाई, सपोज डी फाई एंगल है। अब जब ये फाई है तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस फाई। चलिए अब यहाँ पर dy यानी dl के सिमिलर है, dl जैसे छोटा सा लंबाई है, यानी यहाँ पर i इंटू dy एक वेक्टर लेंगे जो नीचे की ओर, जिसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, और एक रेडियल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ दिस सपोज r एक वेक्टर है, पॉइंट P को इंडिकेट कर रहा है। अब पॉइंट P पर यदि हम बायोट-सेवर्ट लॉ लगाए हैं तो एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू करंट एलिमेंट पहले μ0/4 इंटू करंट एलिमेंट I dy क्रॉस
आर क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। क्लियर है? अब देखिए इसको लिखा जा सकता है, दिस इज म्यू 0/4 पाई आई डी वाई। आर और डी वाई के बीच, आर और डी वाई के बीच ये एंगल है, यानी दिस इज साइन 90-5, साइन 90-5, साइन 90-5 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ फाई एंगल है, दिस वाई है, डी है, यानी हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल tan phi इज इक्वल टू y by d। दिस इज y इज इक्वल टू d tan phi, यानी dy इज इक्वल टू d sec स्क्वायर phi इंटू डी फाई। ये लिखा जा सकता है। तो इसमें यदि हम पुट करेंगे, दिस इज i, dy को लिख सकते हैं d sec स्क्वायर। अभी एक स्टेप हम रुक जाते हैं, i dy इसको लिख सकते हैं cos phi, नीचे में आर स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और म्यू 0/4 पाई, ये लिखा जा सकता है। अब वैल्यू पुट कर दे हम, तो दिस इज आई डी वाई यानी आई म्यू 0/4 पाई आई डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जबकि y इज इक्वल टू डी टेन फाई है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी डी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई प्लस डी स्क्वायर, दिस इज डी स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, यानी दिस इज डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। क्लियर? यानी दिस को डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, दिस डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब देखें सेक स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल, डी एक कैंसिल, सॉरी नो दिस डी कैंसिल, ए डी कैंसिल, ये डी फाई है। तो अब यहाँ पे मिल गया म्यू 0/4 पाई आई कॉस डी फाई, आई कॉस फाई डी फाई डिवाइडेड बाई डी। क्लियर है? अब हम इंटीग्रेट करेंगे, यदि डी बी दिस इज बी एंड इसको इंटीग्रेट करें तो म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आएगा, आई बाहर आएगा, डी बाहर आएगा, ये सब कांस्टेंट है, और दिस कॉस फाई डी फाई। और देखिए साइन का को डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन का कॉस होता है, और कॉस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन होगा। तो दिस इज म्यू 0 i डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, दिस साइन फाई साइन फाई कहाँ से कहाँ तक? देखिए ये फाई है, फाई एंगल अल्फा अपर लिमिट और बीटा लोअर लिमिट, लेकिन बीटा निगेटिव है, नीचे है, तो इसको कह सकते हैं फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा,
माइनस बीटा टू अल्फा। क्लियर है? फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा, दिस इज म्यू 0 I divided by 4 pi d and sin अल्फा माइनस माइनस साइन अल्फा, यानी प्लस साइन अल्फा, साइन बीटा, सॉरी, माइनस 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 साइन माइनस बीटा, दिस, यानी एक स्ट्रेट वायर के कारण जो पॉइंट पी पर जो वायर का एंड है अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है, तो बायोट सेवर्ट लॉ से इस तरह का हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। देख लें इसका स्पेशल केस, B इज इक्वल टू दिस। चलिए तो B इस बिंदु पर, P पॉइंट पर B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, डी जबकि डिस्टेंस है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। चलिए अब स्पेशल केस कंसीडर करते हैं। मान लीजिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उस स्थिति में अल्फा 90 डिग्री और बीटा भी 90 होगा। अल्फा 90, बीटा 90, साइन 91, साइन 91, यानी 2 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू म्यू 0 I 2 पाई डी, ए मैग्नेटिक फील्ड होगा फॉर ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर कैरिंग करंट I। तो इनफाइनाइट लंबाई का यदि वायर हो तो डी डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 I अपॉन 2 पाई डी। अब यदि किसी इनफाइनाइट वायर के एक एंड पर निकलना हो सपोज, यानी बीटा पर बीटा 0 अल्फा 0, तो हम देखते हैं एक दिस 90 हो जाएगा, यानी 1, एक 90 होगा और एक 0 होगा, यानी इस स्थिति में ये जो एक्सप्रेशन होगा दिस इज एट वन एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर, एट वन एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन। तो इस तरह किसी भी वायर के कारण, करंट कैरिंग वायर जो स्ट्रेट हो, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। चलिए तो ड्यू टू स्ट्रेट करंट यहाँ पे हम लिख लिए B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन डी, और यहाँ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा करंट कैरिंग वायर के लिए। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन चलते हैं लूप। मान लीजिए इस तरह का एक करंट लूप है, सपोज इस तरह करंट लूप है और इस लूप का रेडियस r है, और इस लूप से x दूरी पर एक पॉइंट P है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस लूप में सपोज एक करंट I रन कर रहा है और यहाँ पर एक छोटा सा हम पार्ट लेते हैं इस लूप का dl, और इस तरह हम करंट एलिमेंट इलेक्ट्रिक I dl
ले सकते हैं जिसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, दिस वे डायरेक्शन होगा। क्लियर है? अब इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड dB हम कैलकुलेट कर सकते हैं बायोट से वॉट लॉ से, और वह होगा dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई IDL, ए वेक्टर है IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाई RQ, ए dB होगा। अब dB का डायरेक्शन IDL एक वेक्टर है और क्रॉस R आइडियल ये चूंकि इस तरह तिरछा है, इस तरह आइडियल है, और R का डायरेक्शन ये है। हम देख रहे हैं आइडियल और R दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री। सोच के देखिए, एक सर्किल है इस तरह का और इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है, तो सर्किल पर आइडियल का डायरेक्शन इस तरफ होगा और R का डायरेक्शन इस तरफ होगा, R यानी दोनों के बीच का जो कोण होगा वो एंगल 90 डिग्री होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं दिस इज म्यू 0/4 पाई IDL साइन 90 डिग्री यानी 1, तो R कैंसिल IDL अपॉन R² मैग्नीट्यूड। क्लियर? दिस इज dB। और dB का डायरेक्शन क्या होगा? IDL इस तरफ R, यानी IDL टू R यदि स्क्रू हम एक राइट हैंड स्क्रू हम लगाते हैं या हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो dB के डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इस तरफ होता है। देखिए dB DL के भी परपेंडिकुलर होगा, R के भी परपेंडिकुलर, R के परपेंडिकुलर ये dB, इस dB का डायरेक्शन है। अब मान लीजिए कि ये एंगल थीटा हो और दिस 90 डिग्री है दोनों, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर है, इसलिए दिस एंगल विल 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो dB का, अब dB का दो कंपोनेंट हो सकता है, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, तो दिस थीटा यानी इसका होगा dB cos थीटा, और इसका कंपोनेंट इस तरफ होगा dB sin थीटा। dB cos थीटा, dB sin थीटा। dB sin थीटा को हम कह सकते हैं, चूंकि x डायरेक्शन में है, यानी इसको कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू dBx, और इसको कह सकते हैं dBy। अब dBy के बारे में देखें, यानी dB cos थीटा dBy, जब a पार्ट है तो इसके परपेंडिकुलर इस तरफ dB है, यानी कंपोनेंट dy है, x कंपोनेंट दिस डायरेक्शन, y कंपोनेंट दिस डायरेक्शन। यदि यही करंट एलिमेंट हम यहां लेते हैं, तो ये जो वेक्टर है रेडियल वेक्टर, दिस डिस्टेंस वेक्टर, अब इस वेक्टर के परपेंडिकुलर dB होगा, यानी dB का डायरेक्शन ये होगा, यानी इसका कंपोनेंट y डायरेक्शन ठीक अपोजिट होगा और x में अलोंग द x होगा। यानी प्रत्येक पार्ट के कारण, इस सर्कुलर करंट में प्रत्येक पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका कंपोनेंट यदि लेंगे, तो y कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा और x कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ dBy पूरे सर्किल के लिए 0 होगा, पूरे सर्किल के लिए समेशन 0 होगा, और dBx का यदि हम ऐड करें तो पूरे के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट P, दिस मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P इन दिस डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। चलिए
तो अब इसका हम x कंपोनेंट लेते हैं, y कंपोनेंट तो सब जीरो हो जाएगा, x कंपोनेंट लेते हैं, यानी x कंपोनेंट dbx इज इक्वल टू db म्यू 0/4 पाई idl बाई आर स्क्वायर यानी दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, यानी दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इंटू या साइन थीटा यानी यहां पर साइन थीटा दिस परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल, यानी कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, तो दिस कैपिटल आर बाई स्मॉल आर यानी इसका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, यानी डीबी एक्स का। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? केवल डीबी में हमने इसका साइन थीटा का वैल्यू हमने जोड़ा है, साइन थीटा यानी दिस अपॉन दिस, जबकि आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। क्लियर है? एंड दिस इज म्यू 0/4 पाई आईडीएल आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। क्लियर है? अब यहां पे पॉइंट पी के लिए दिए, पॉइंट पी के लिए यदि स्थिर हम करके लेते हैं तो x कांस्टेंट होगा, r भी कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, केवल dl हम पूरे सर्किल में एक बार यदि घूमते हैं तो dl का मान 2πr हो जाएगा। क्लियर है? यानी bx करें पूरा का पूरा bx इन दिस डायरेक्शन, टोटल bx इज इक्वल टू म्यू 0 और dl हो जाएगा 2πr पूरे सर्किल का 2πr डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। क्लियर है? अब 4 पाई ये कैंसिल, पाई कैंसिल, 2 दूना 4, तो दिस इज म्यू 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। चलिए, एक एक्सियल पॉइंट x दूरी पर कोई पॉइंट P है, वहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें निकल गया म्यू 0 r² डिवाइडेड बाई 2 r² प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, ड्यू टू करंट लूप B इज इक्वल टू एक्सियल पॉइंट पर म्यू 0 r² डिवाइडेड बाई 2 r² प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। मिटा दें? चलिए इसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। अब हम इसमें दो कंडीशन देखेंगे। पहला कंडीशन देखेंगे कि इस करंट लूप के सेंटर से यदि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पॉइंट हो तब क्या होगा, तब उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, यानी x बहुत बड़ा हो r के तुलना में, तब क्या होगा, x इज वेरी 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 बिगर देन r, उस स्थिति में b इज इक्वल टू म्यू 0 r²
डिवाइडेड बाई 2, और x जब बहुत बड़ा होगा तो हम r को इग्नोर कर सकते हैं, यानी दिस इज x पर पावर 3। क्लियर है? दिस 2x3। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर p जबकि बहुत दूर है, p बहुत दूर है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज म्यू 0 i, और एक पाई से गुणा कर दें ऊपर नीचे, हम पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दें 2 पाई x3। क्लियर है? अब देखिए इस करंट लूप का एरिया है पाई आर स्क्वायर, यानी इसको a लिख सकते हैं हम, a, यानी दिस इज म्यू 0 i इंटू ए, एरिया। i इंटू ए क्या है? ए मैग्नेटिक डायपोल है। मैग्नेटिक डायपोल याद कीजिए, एक सर्किल में यदि एरिया ए है, करंट I फ्लो हो रहा है, तो I इंटू ए मैग्नेटिक डायपोल है। यदि n टर्न्स है तो इस तरह लिखते थे, दिस इज डायपोल यानी m, यानी इसको भी m लिखा जा सकता है, इसका डायपोल m 2 पाई x3, दिस इज म्यू 0 बाई 2 पाई, हाँ 4 पाई, 4 पाई, ये 2 से गुना किए, ऊपर भी 2 से कर दें, 2m डिवाइडेड बाई x3। याद कीजिए एक्सियल पॉइंट पर 2m बाई x3 होता था और रेडियल पॉइंट पर m बाई x3 होता था, तो एक्सियल पॉइंट पर हमने निकाला है। एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 4 पाई 2m अपॉन x3। क्लियर है? अब यदि x को 0 कर दें, यानी सेंटर पर हम निकालें, तब क्या होगा? सेंटर पर निकालें यदि, तो इफ x इज इक्वल टू 0, चलिए x 0 पुट कर दीजिए, देन b इज इक्वल टू म्यू 0 i r स्क्वायर डिवाइडेड बाई x 0 यानी 2r3, दिस इज म्यू 0 i, r कैंसिल हो जाएगा, नीचे r बचेगा, म्यू 0 i अपॉन 2r, म्यू 0 i अपॉन 2r। क्लियर? अब देखिए इसमें इस वैल्यू को यदि देखें, म्यू 0 i r स्क्वायर x3, और यहां पर 2r है केवल, यानी हर स्थिति में r स्क्वायर x स्क्वायर एक x एक्स्ट्रा है, यानी दिस विल ऑलवेज स्मॉलर देन दिस, यानी इसको सेंटर पर मान लें, इसको इन्फिनिटी पर माने, इन्फिनिटी नहीं मतलब कि x पर माने, x डिस्टेंस पर, तो b0 इज ग्रेटर ऑलवेज देन bx, यानी सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह बड़ा होगा, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड छोटा होते जाता है। एग्जैक्ट यही स्थिति लेफ्ट साइड भी होगा। दूसरी बात कि जब राइट साइड रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है, सेंटर की ओर, और लेफ्ट जब जाएंगे हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट हमेशा होगा, दाहिने तरफ होगा, बाएं तरफ दिस वे। और सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड बी यहीं पे होगा, यानी एक ग्राफ के जरिए यदि समझा जाए इसको, सपोज दिस इज बी और ए है सेंटर, इसका सेंटर है, तो दिस एक्स और ये माइनस एक्स है, तो इसका ग्राफ यानी सेंटर पर सबसे अधिक होगा, मैक्सिमम बी होगा, मैक्सिमम बी दिस, और इन्फिनिटी पर काफी कम हो जाएगा, एक्स क्यू काफी कम हो जाएगा, इन्फिनिटी धीरे 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 इन्फिनिटी पर जाके उतना के बराबर बी होगा, लेकिन बी
यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है। चलिए ओके, तो हमने इसमें देखा कि ड्यू टू करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड किस तरह निकालते हैं हम किसी पॉइंट पर दिस निकालते हैं। स्पेशल केस में हमने देखा कि एक्स बहुत बड़ा है आर से, उस स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, और सेंटर पर एक्स इक्वल टू जीरो लेके हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यानी सेंटर पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों तरफ धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड कमते जाता है। ग्राफ इस तरह का है। क्लियर है? अब एक सोलेनॉइड के इफेक्ट से इसको मिटा दें। सोलेनॉइड, देखिए सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड यदि इस तरह का नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ पाइप है और इस पर सपोज इंसुलेटेड वायर इस तरह से हम लपेटते हैं, और एक करंट इसके थ्रू हम डालते हैं, तो ये सोलेनॉइड का शेप होता है। सोलेनॉइड का शेप होता है। सोलेनॉइड जो आइडियल सोलेनॉइड है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जो इसके अंदर का स्पेस है उसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। आइडियल जब भी सोलेनॉइड की हम बात करेंगे तो आइडियल सोलेनॉइड में अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। यदि सोलेनॉइड का लंबाई इनफाइनाइट हो, बहुत बड़ी लंबाई हो, और पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स यदि n हो, पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स n हो, तो म्यू जीरो एन आई एक जनरल फॉर्मूला है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन आई इज इक्वल टू बी होता है। इसको हम बायोट सेवर्ट लॉ से निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन आई इज इक्वल टू बी कैसे होता है। चलिए, तो इसको एक सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन हम इस तरह से लेते हैं। सपोज एक सोलेनॉइड है इस तरह का, यहाँ पे देखिए ये सोलेनॉइड है और इसमें जो ये बना है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर करंट बाहर की ओर आ रहा है, बोर्ड से बाहर की ओर आ रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यानी वायर जो है इस तरह से वायर लपेटा गया है, इसमें करंट यहाँ से आ रहा है अंदर जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है अंदर जा रहा है, इस तरह का। और इसमें नंबर ऑफ टर्न सपोज यूनिट लेंथ में n है, नंबर ऑफ टर्न्स वायर का, और करंट आई फ्लो हो रहा है। क्लियर है? करंट आई फ्लो हो रहा है। अब इसके किसी पॉइंट P पर सपोज मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब पॉइंट P से मान लीजिए x डिस्टेंस पर एक dx क्रॉस ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन dx।
तो इस dx पार्ट में नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू dx होगा। और इस छोटा सा सेगमेंट के कारण, इस छोटे से सेगमेंट के कारण P पर हम मैग्नेटिक फील्ड dB निकालेंगे, dB। अब देखें, एक सर्कुलर करंट में हमने जनरल फॉर्मूला निकाला था B इज इक्वल टू दिस, यानी उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ये सर्कुलर करंट के कारण P पर हम dB निकाल सकते हैं। dB यानी म्यू 0 I R स्क्वायर। सपोज इसका रेडियस, ये जो सर्किल है यानी लूप है, इसका रेडियस सपोज R है, तो R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू R स्क्वायर प्लस x दिस प्लस x स्क्वायर 3/2 दिस, यानी R ये दूरी है, R ये दूरी है और x ये है। यानी इसको यदि इस तरह से मिला दें, सपोज इस तरह से मिला दें और इस एंगल को सपोज फाई माने और दिस डी फाई ले लें, फाई और डी फाई ले लें, तो लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू r बाई एक्स। तो tan फाई इज इक्वल टू r बाई एक्स, tan फाई इज इक्वल टू r बाई एक्स, यानी इसे लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू r cot फाई, यानी दिस इज dx इज इक्वल टू माइनस r कॉट को यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस कॉसेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू, तो यहाँ x इज इक्वल टू r cot फाई, dx इज इक्वल टू दिस। अब इस वैल्यू को हम इसमें यदि पुट करें, dx इज इक्वल टू, चलिए dv यहाँ पे, लेकिन ये सिंगल टर्न के लिए था, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू डी एक्स है, तो n इंटू डी एक्स यहाँ लिखेंगे, n इंटू डी एक्स, dv इज इक्वल टू। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, यानी अब इसको लिखेंगे म्यू 0 I R स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 2, ऊपर में dx यानी r कॉसेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई r स्क्वायर x स्क्वायर दिस, यानी x का वैल्यू यदि पुट करें तो 2r क्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर फाई लिखते हैं, यानी दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, दिस इज कॉसेक स्क्वायर फाई, कॉसेक स्क्वायर फाई, कॉसेक स्क्वायर नहीं, कॉस क्यू, सॉरी क्यू कॉसेक स्क्वायर दिस, क्लियर है, इसका वैल्यू पुट अप किया। अब दिस इज, यहां देखें दिस इससे कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें मिला म्यू 0 n I, म्यू 0 n I कॉसेक फाई, ऊपर जाएगा तो साइन फाई डी फाई डिवाइडेड बाई 2,
क्लियर, दिस इज dv। अब यदि टोटल यहां पे dv मिला ड्यू टू दिस, अब यदि हम टोटल मान लीजिए कि अल्फा से बीटा तक है या इंफिनिटी तक है जो हो, तो b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई बाई 2 और साइन फाइव यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन फाइव ये माइनस, तो माइनस साइन फाइव साइन का कॉस और कॉस का, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस, यानी दिस इज कॉस फाइव। ठीक है, कॉस फाइव कहां से कहां तक, तो ए एंगल यदि इनफाइनाइट लेंथ का ये है, यदि इनफाइनाइट लेंथ का है तो ए फाइव इस तरफ दिस वे 0 डिग्री हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू फॉर इनफाइनाइट लेंथ, और इस तरफ के इनफाइनाइट लेंथ के लिए फाइव इज इक्वल टू 180। क्लियर है, एक तरफ 180 होगा और 0 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 0 to 180 माइनस है 0 to 180। क्लियर है, तो 0 to 180 180 यानी -1 अब -1 यानी 2, यानी b इज इक्वल टू टोटल यदि है तो म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 इंटू 2, यानी इनफाइनाइट लेंथ का यदि सोलेनॉइड हो तो उसके बीच के किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन आई लेते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, और यदि किसी एक एंड पर लेते हैं जैसा वायर में लिए थे, एक एंड पर लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू जीरो एन आई बाई 2 होगा। क्लियर है, एक एंड पर 2, चूंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ का निकाल दो, सोलेनॉइड के कारण b इज इक्वल टू फॉर इनफाइनाइट लेंथ म्यू जीरो एन इंटू आई। तो हमने एप्लीकेशन देखा है इसमें बायोट-सेवर्ट लॉ का, कि स्टेट करंट के कारण कैसे, करंट लूप के कारण कैसे निकालते हैं और सोलेनॉइड के कारण कैसे निकालते हैं। अब हम लोग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का चर्चा कर लें थोड़ा। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमने बताया था कि जिस तरह से कुलम्ब्स लॉ का एक सिमेट्री फॉर्म के लिए शॉर्टेस्ट जो लॉ है वह है गॉस लॉ, एग्जैक्ट उसी तरह से बायोट-सेवर्ट लॉ का सिमेट्री फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ इस तरह का है कि एक करंट यदि मान लीजिए कि कोई भी एक लूप है, कोई भी एक लूप है, और इस लूप में किसी बिंदु पर यदि मैग्नेटिक फील्ड B है तो इस छोटा छोटा यदि पार्ट में हम बांट दें, यानी B इंटू DL को इंटीग्रेट करें, B इंटू DL को इंटीग्रेट करें तो ये दिस विल बी इक्वल टू, इसके अंदर जो इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक करंट है इंटू म्यू जीरो के बराबर होता है। यही एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, B डॉट DL और म्यू जीरो आई, जबकि B वेक्टर क्वांटिटी है, DL वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू जीरो आई। क्लियर है, ये बड़ा ही सिंपल लॉ है, यानी किसी भी क्लोज लूप में यदि टोटल इंटीग्रल B डॉट DL का इसके अंदर इनक्लोज्ड करंट
मल्टीप्लाइड बाई म्यू जीरो होता है। ओके, अब देखें बड़ी ही आसानी से वो सब फॉर्मूला निकाला जा सकता है। यदि हम करंट इनफाइनाइट लेंथ के करंट की बात करें, मान लीजिए ए है और इनफाइनाइट लेंथ है, तो इसमें एक इमेजिनरी इस तरह का सिमेट्री आर डिस्टेंस पर या डी डिस्टेंस पर एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं, और चूंकि सेम डिस्टेंस है और इनफाइनाइट लेंथ है, इसलिए बी मान लेते हैं कि इसके प्रत्येक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका सरफेस एरिया टोटल 2 पाई डी और इंटू एल यदि है तो दिस एल और इंटू बी। एट सॉरी नॉट सरफेस एरिया, बल्कि हम केवल इसका बात करेंगे, सर्किल का बात करेंगे इसमें। तो सर्किल का बात करेंगे 2 पाई डी नॉट एल, 2 पाई डी बी का 2 पाई डी इंटू बी इज इक्वल टू इसके अंदर जो भी करंट है यानी म्यू जीरो आई, यानी दिस इज बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई बाई 2 पाई डी। यह होता है इनफाइनाइट लेंथ के डी डिस्टेंस पर। वहां भी यदि यहाँ 2 कर दें तो म्यू जीरो आई 2 पाई डी 2 पाई डी। तो बड़ा ही शॉर्टेस्ट वे है, यानी इस करंट का एक चारों तरफ एक सर्किल बना लिए और सर्किल पर टोटल 2 पाई डी इंटू बी म्यू जीरो आई। इस तरह एक बड़ा ही साधारण तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण निकाल सकते हैं। हाँ, यदि लिमिटेड वायर हो तो उसका निकालने के लिए लिमिटेड लेंथ के वायर का एम्पियर सर्किट लॉ से निकालने में दिक्कत है। उसके लिए हमको फिर वही बायोट-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करंट लूप में यदि निकालें बी ड्यू टू करंट लूप दिस, तो करंट लूप सपोज करंट लूप में भी अंदर बाहर दोनों तरफ अलग अलग होगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। सिमेट्री नहीं मिलेगा इसमें, सिमेट्री सरफेस सिमेट्री लाइन ही नहीं मिलेगा करंट लूप में, इसमें नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन सोलेनॉइड में निकाला जा सकता है। एम्पियर सर्किट लॉ एक सोलेनॉइड में हम निकालते हैं इस तरह का, सपोज 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए इस तरह का है। वन 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, इस तरह का एक सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड में सपोज एक आइडियल सोलेनॉइड है, इस तरह का एक ए अंदर का पार्ट है, मान लीजिए फेस 1 2 3 4 इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब आइडियल सोलेनॉइड में बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो भी होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। चूंकि वही तो निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस तरफ और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड यदि इस तरफ है सपोज, तो एल इस तरफ है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दिस परपेंडिकुलर है। अब यहाँ हम लोग निकालते हैं बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल निकालते हैं इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब देखिए इसको मान लीजिए एल लंबाई है, लंबाई एल है, और n इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू एल होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू एल। यहाँ पे ठीक है, b डॉट डी एल हम यदि निकालें तो टोटल करंट के बराबर होगा, यानी टोटल करंट हो गया म्यू जीरो आई, और I इज इक्वल टू n इंटू एल, n इंटू एल आई। क्लियर है? एल डिस्टेंस में टोटल नंबर ऑफ
टर्न्स n है और प्रत्येक में I करंट फ्लो हो रहा है, यानी टोटल करंट इतना होगा। अब B कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए फॉर पहला फेज के लिए, B इंटू डी एल इज इक्वल टू एल है, दिस इज एल। और इसके कारण चूंकि करंट यहाँ पे अंदर की ओर जा रहा है, करंट अंदर की ओर जा रहा है, इस स्थिति में यदि स्क्रू रूल हम लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड दिस वे होगा। तो B डॉट एल यानी कॉस जीरो, यानी B डॉट एल को हम लिख सकते हैं B इंटू एल, B इंटू एल। सरफेस 2 और 3 पर यदि कैलकुलेट करें तो B डॉट एल, B और L एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, यानी दिस इज जीरो, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। आउटसाइड में चूंकि आइडियल सोलेनॉइड है, आउटसाइड में चूंकि ये सोलेनॉइड आइडियल है, B जीरो होगा, तो B जीरो के कारण 4 पर B डॉट डी एल, चूंकि B ही जीरो है इसके कारण जीरो होगा, तो केवल एक तरफ होगा, दैट इज बी एल, यानी दिस इज B इंटू एल। क्लियर है? अब B निकाल सकते हैं, B इज इक्वल टू एल, एल कैंसिल, म्यू जीरो एन इंटू आई। दिस एक इन्फिनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए उसके सेंटर पर, एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू जीरो एन आई के बराबर होगा, जो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से बड़ी ही आसानी से निकाल लिया। तो ये रहा एम्पियर सर्किटल लॉ। कुछ क्वेश्चंस आएंगे इस पर जो हम लोग करेंगे अभी। एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, वो टॉपिक है कि दो करंट कैरिंग वायर, सपोज इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है, और इस दोनों के बीच का दूरी यदि D है, तो इस दोनों के बीच क्या फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा। अब देखिए, एक वायर, मान लीजिए इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, I1 करंट है D दूरी पर, सपोज ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P पर जो करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर, दिस इज B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई डी, इनफाइनाइट के लिए ए मैग्नेटिक फील्ड होगा। I1 करंट है इसलिए इसको I1 रखेंगे। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में I2 करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट। अब एक मैग्नेटिक फील्ड में यदि करंट हो तो मैग्नेटिक का फोर्स इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, ये जानते हैं हम, आई डी एल क्रॉस बी, यानी आई डी एल, आई इस पर करंट है I2, यानी दिस I2 इंटू डी एल, B इज इक्वल टू दिस म्यू जीरो I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, और B साइन थीटा। अब I2, और यहाँ पर देखें दिस में, यानी स्क्रू हैंड या राइट थंब रूल से ये डाउनवर्ड होगा, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड I2 के बीच 90 डिग्री बनेगा, यानी साइन 90। क्लियर है? तो दिस इज, हम लिख सकते हैं म्यू जीरो I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी और इंटू डी एल। अब पर यूनिट लेंथ यदि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, पर यूनिट लेंथ डी एल, तो दिस म्यू जीरो I1 I2 बाई डी, यानी दो वायर के बीच जिसका डिस्टेंस d हो, इनफाइनाइट वायर हो, तो पर यूनिट लेंथ वायर के बीच जो फोर्स होगा, एफ मैग्नेटिक फोर्स
this will be mu 0 by 2 pi, mu 0 by 2 pi I1 I2 डिवाइडेड बाई डी, ये दोनों के बीच फोर्स होगा। अब एक चीज और देखिए, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों करंट होता है तो इस वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगा। अब इनटू द प्लेन जब होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और करंट जब ऊपर है, ऊपर करंट है, तो इस पर लगता हुआ फोर्स करंट टू मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, मतलब कर्ल करेंगे करंट से मैग्नेटिक फील्ड की ओर, यानी फोर्स का डायरेक्शन दिस वे होगा, दिस वे फोर्स लाएगा। यानी एक ही दिशा में जब करंट फ्लो हो तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लाएगा, और ऑपोजिट में यदि करंट फ्लो हो तो रिपल्सन फोर्स होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स इफ I1 पैरेलल टू I2, एक ही दिशा में इन सेम डायरेक्शन, I1 and 2 इन सेम डायरेक्शन, क्लियर है। और जो अपोजिट डायरेक्शन होगा तो उसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद 3 लेक्चर मेरा हुआ 1 2 3 इस पर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पर। अब लगातार 6 क्लासेस चलेंगे इस पर, न्यूमेरिकल के 6 क्लासेस न्यूमेरिकल के चलेंगे। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर मैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो न्यूमेरिकल पर आप ध्यान देना है। पहले आप बनाइए, तीनों लेक्चर को ध्यान पूर्वक सुनिए, फॉर्मूला का कैसे, चूंकि हमने डेरिवेशन भी बताया है जो इंटरमीडिएट के एग्जाम में बहुत काम आएगा आपको, और कॉन्सेप्ट भी उसे डेवलप होगा। पहले आप ट्राई कर लीजिए जो सिंपल है, क्योंकि हम जो ट्राई करेंगे वो एडवांस लेवल या जेई मेन लेवल का क्वेश्चन होगा, थोड़ा टफ होगा। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेसिक कंसेप्ट देके चलूं। चलिए पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।